जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरी दो सालियाँ थीं, जिन्हें मैंने आज ही पहली बार देखा था, क्योंकि रिश्ता बहुत ही जल्दबाजी में हुआ था। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। दोनों ही बेहद हसीन थीं। खूबसूरत तो मेरी पत्नी भी बहुत थी, लेकिन अपनी दोनों बहनों से जरा कम थी। विदाई से पहले दूध पिलाई की रस्म पर दोनों ही मुझे घेर कर बैठी हुई थीं। कमबख्त हुस्न में एक से बढ़कर एक थीं। मैं कुछ देर उन्हें देखता ही रह गया। उन दोनों के सामने मुझे अपनी बीबी अब कम लगने लगी थी, क्योंकि उसकी रंगत अपनी दोनों बहनों में कुछ दबती हुई थी। अपनी सालियों के मोमी हाथों में मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरा हाथ पकड़े अपनी बताई हुई रकम मांग रही थीं, जो मेरी देने की बिल्कुल भी औकात नहीं थी। मैंने कहा कि मैं ऐसी रस्म को मानता ही नहीं हूँ। 5,000 लेने हैं तो लो, वरना फिर मैं उन्हें भी अपनी जेब में ही रख लेता हूँ। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने आकर ही मेरी बात रखी। मेरी सालियों के मुंह 5,000 लेने पर बने हुए थे। खैर, विदाई हो चुकी थी। मैं कुछ दिल फेंक आशिक टाइप का इंसान था। बीबी के साथ साथ मेरा दिल अपनी दोनों सालियों पर भी आ चुका था, जो कम उम्र होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थीं। मेरे माँ बाप मेरे बड़े भाई के पास कनाडा में रहते थे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही सब लोग वापस जा चुके थे। मैं और मेरी पत्नी दिव्या अकेले ही इस घर में रहते थे। बहुत जल्दी मेरी पत्नी ने सारे घर के काम भी अपने जिम्मे ले लिए थे। हालांकि शुरू के दिनों में इंसान को पत्नी की संगत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा मिजाज कुछ और था। मुझे औरतों में कशिश तब तक ही महसूस होती जब तक वो मुझसे दूर होती थी। जब मैं उसे पा लेता तो मेरे लिए उसका कोई मतलब ही नहीं रहता था। तो दिव्या भी मुझे बस शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। उसके बाद मेरी रंगीन मिजाजी मुझे घर पर चैन से रहने ही नहीं देती थी। जहां मुझे खूबसूरत लड़की नजर आती, मेरी राल टपकने लगती थी। आजकल मेरी आंखों में मेरी हसीन सालियां खटकने लगी थीं। मेरी शादी को बस एक ही हफ्ता गुजरा था कि मैंने दिव्या से कहा कि चलो तुम्हारी माँ के घर चलते हैं। तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ और बहनों की याद आती होगी। मेरे ससुर बहुत ही शरीफ इंसान थे और उनकी 3 ही बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। मेरी बात सुनकर दिव्या खुश हो गई, बड़े अच्छे से तैयार हुई थी और मैं उसके साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। हमें यूं अचानक देखकर मेरी सास बौखला सी गई थीं। कहने लगी, अरे बेटा, बताकर आते, मैं खाने का कुछ इंतजाम भी कर लेती। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं तो आपका अपना हूँ। सास तो मेरी इतनी सी बात पर ही मुझ पर निहाल सी होने लगी थीं। कहने लगी, मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे बेटों जैसा दामाद मिला है। मैंने कहा, अगर आप मुझे बेटा समझती हैं तो घर में जो पका है बस वही सामने रख दें, मैं खामोशी से खा लूँगा, लेकिन मेरे लिए बाजार से कुछ भी मत मंगवाइएगा। फिर भी मेरे ससुर बाजार से मेरे लिए पनीर टिक्का, चिकन बिरयानी, गाजर का हलवा ले आए थे। घर में मेरी सास ने दाल बनाई थी, वो भी गर्म करके रख दी। मैंने खाना बड़े ही निसंकोच तरीके से खाया था। मेरी दोनों सालियां मेरे सामने बैठी हुई थीं। कह रही थीं, ऋतिक भाई, आपने पनीर टिक्का तो चखा ही नहीं। हमारे घर के पास बहुत ही मजे का पनीर टिक्का मिलता है, आप खाएं ना। मैं उनके मीठे शब्दों में ही खोने लगा था। खैर, खाना बड़े अच्छे माहौल में खाना खाया गया था। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर विराजमान हो गया। मेरा दिल तो वापस जाने का कर ही नहीं रहा था, इसलिए अपनी सालियों से कहने लगा, जाओ लूडो लेकर आओ, मिलकर खेलते हैं। मेरे सास ससुर थके हुए थे, इसलिए कुछ ही देर में वो हमारे पास से उठकर चले गए थे। मैंने लूडो की महफिल जमाई तो रात के 2 बजे तक लूडो ही चलता रहा। बहाने बहाने से मैं अपने पास बैठी छोटी साली पायल की कभी कमर सहलाने लगता, कभी हंसते हुए उसके गुलाबी गालों की चुटकी काट देता। वो तीनों बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वो मुझे शायद बड़ा भाई समझती थी, इसलिए मेरी गुस्ताखियों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। इस बीच दिव्या मुझसे कई बार कह चुकी थी कि ऋतिक, अब वापस चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। लेकिन हर बार मैं उसकी बात टाल जाता कि बस एक बार जरा सिमरन को हरा लूं, फिर चलते हैं। इस चक्कर में रात के 2 बजे तो मैंने कहा, अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं। समस्या ये थी कि ये मेरी सास का जो घर था वो बहुत ही छोटा सा था। बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में सास ससुर थे, दूसरे कमरे में मेरी दोनों सालियां। मजबूरन दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया।
सुबह नाश्ता करने के बाद ही मैं अपने घर लौटा था, लेकिन सालियों के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए एक बार मैंने दिव्या से कहा कि देखो, यहाँ पर तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम घर में अकेली बोर होती रहती हो, तो ऐसा क्या करो कि अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरी सालियाँ यहाँ रहने आ जाएं। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर दिव्या खुशी से फूली नहीं समाएगी, लेकिन वो कहने लगी, मेरी बहनें अपने घर में ही ठीक हैं और मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं होती, बोर हो भी जाऊं तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी बहाने से मेरी कोई ना कोई साली यहाँ आ जाए, ताकि मैं उनके हुस्न को देखकर अपनी आंखें ठंडी करता रहूं। लेकिन जब मेरी पत्नी सीधे तरीके से नहीं मानी, तो फिर मैंने दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी पत्नी ने कपड़े धोए और उन्हें फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैंने सीढ़ियों पर सर्फ वाला पानी फैला दिया। जैसे ही दिव्या खाली बाल्टी लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी, तो उसका पांव बुरी तरह से फिसल गया और वो गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक पहुंची थी। मैं अपनी कारस्तानी करके फौरन से कमरे में चला गया था, ताकि मुझ पर शक न हो जाए। दिव्या को यही लगा शायद कपड़े धोने के दौरान पानी उसी से गिरा है और वो फिसल गई है। खैर, दिव्या के चीखने चिल्लाने की आवाज़ों पर मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला था। देखा तो वो अपना पांव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठी रोए जा रही है। मैं फौरन से उसके पास आया, उसे सहारा देकर कमरे में लेकर गया। उसका पूरा पांव नीला हो चुका था, उसका पांव हिल भी नहीं रहा था। वो दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मैं तो अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खैर, मैं उसे अस्पताल ले गया। सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक हुआ था। उसके पांव की हड्डी टूट चुकी थी। दिव्या दर्द के मारे रोए जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन से ये खबर अपने ससुराल में भी बता दी। मेरे सास ससुर के साथ मेरी दोनों सालियां भी घर पहुंच गईं। दिव्या तो अपनी माँ के साथ लगी रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं दिव्या को अपने साथ घर ले जाती हूँ, ताकि हम उसकी देखभाल कर सकें। मैंने कहा, देखें, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं अकेला घर पर दिव्या के बिना कैसे रहूँगा। हाँ, अगर आप सही समझें तो सिमरन और पायल को यहाँ छोड़ दें, वो अपनी बहन को संभाल लेंगी। सिमरन मेरी पत्नी से छोटी थी, दिव्या से बस 2 साल ही छोटी थी, लेकिन दिव्या से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। सिमरन से छोटी पायल थी, वो भी रहने पर राजी हो गई, क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर वो भी परेशान हुई थी। लेकिन दिव्या के माँ बाप ने कहा कि घर पर भी तो कोई होना चाहिए। ऐसा करो, सिमरन दिव्या के पास रुक जाती है और पायल बेटा तुम हमारे साथ घर चलो, हम लोगों को भी तो किसी की ज़रूरत रहेगी। और फिर सिमरन मेरे घर पर रुक गई और पायल को लेकर मेरे सास ससुर चले गए थे। यूं मुझे भी मौका मिल रहा था। दिव्या तो बिस्तर की होकर रह गई थी। सिमरन उसे खाना तक बेड पर लाकर देती थी। पहले पहल तो मैंने सिमरन से फ्री होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वो मुझसे घुल मिल जाए, लेकिन वो मेरे मजाक पर भी सीरियस ही रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अगर उसके करीब होने लगता तो वो मुझसे दूर हट जाती और साफ कहती, आप जरा दूरी बनाकर बात क्या करें मुझसे, मुझे दूर से भी बात सुनाई देती है। उसके इस तरह के शब्दों से मैं कुछ कुछ समझ गया था। वो तो मुझे घास डालने को जरा भी तैयार न थी। मैं तो चाहता था वो मुझसे फ्री हो तो मैं मजाक मजाक में ही उसके साथ शरारत कर जाऊं और इसी शरारत में मेरा दिल बहल जाए। लेकिन सिमरन तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं तो चाहता था कि उससे देर रात तक बातें करता रहूं और मजाक मजाक में ही अपना मकसद भी पूरा कर लूं। लेकिन अब तक सिमरन ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था, लेकिन एक बार किस्मत ने दे दिया। एक बार अपने घर आया तो सिमरन किचन में काम कर रही थी। हालांकि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, दिव्या का हालचाल पूछना चाहिए था, लेकिन मैं सीधा किचन में दाखिल हो गया। वो बिना दुपट्टे के खाना बनाने में बिजी थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतार कर किचन के दरवाजे पर लटका दिया था। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज उसे देखकर मेरी नज़रें बेबाक हुई थीं। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था कि एकदम सिमरन ने पलटकर मुझे देखा था, तो वो एकदम से बदहवास सी हो गई थी। मैं भी कुछ संभल गया। मैंने कहा, मैं वो गिलास लेने आया था, सिमरन मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के सिमरन को मेरे सामने कुछ शर्म सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं उसकी इस हालत से भी मज़ा उठा रहा था। उसने गिलास उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतार कर खुद पर डाल लिया।
मैंने उसके हाथ से गिलास पकड़ा तो उसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखा दिखा कर तंग आ चुका था। अब मैं अपनी पत्नी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आदि घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूंगा। जब मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वो मुझे गुस्से से देखने लगी और बोली, ऋतिक भाई मेरा हाथ छोड़ें। मैंने कहा, सिमरन तुम्हारे हाथ तो दिव्या से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये कहते हुए मैं उसके बेहद करीब आ गया था। मैं जानता था कि औरत तारीफ से पिघल जाती है, इसलिए मैंने तारीफ से ही शुरुआत की थी। लेकिन सिमरन ने तो, मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ ये भी कर गुजरेगी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा था। वो फौरन से किचन से बाहर निकल गई। उसका यूं धक्का देना मुझे बहुत बुरा लगा था। वो होती कौन थी मुझे यूं बेदर्दी से धक्का देने वाली। मैं सोच चुका था कि अब तो उसे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कमरे में गया तो सिमरन दिव्या के पास बैठी रो रही थी। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मुझे नफरत से देखते हुए फौरन से चुप हो गई। दिव्या उससे रोने की वजह पूछ रही थी। मैंने कहा, होना क्या है? खाना बनाते हुए हाथ जल गया है बेचारी का। मैंने एक बहाना बनाया था। ये सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी थी। मैंने कहा कि मैंने तो इसका हाथ पकड़ा कि देखूं कहीं ज़्यादा तो नहीं जल गया, लेकिन तुम्हारी बहन तो शायद मुझे भाई की तरह समझती ही नहीं। मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास आ गई जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। मेरी बात सुनकर सिमरन मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। दिव्या सिमरन से कहने लगी, ऋतिक तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। अगर तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख रहा था कि कितना जला है तो इसमें बुरी बात तो नहीं थी। लाओ दिखाओ हाथ कहाँ जला है। लेकिन सिमरन ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई कि मैं सुबह होते ही घर वापस चली जाऊंगी। मैं दिव्या के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हारा ख्याल रखना नहीं चाहती और वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझती। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन के इस तरह के व्यवहार पर उसे अपने घर पर ना रखता। लेकिन मेरी मजबूरी है कि फिलहाल मैं जल्दबाजी में कोई नौकरानी भी नहीं रख सकता, क्योंकि नौकरानियों के ऊपर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। और तुम्हारे पाँव का ये हाल है कि तुम बगैर सहारे के चल फिर भी नहीं सकती। इसलिए समझाओ अपनी बहन को। वो कहने लगी, आप चिंता ना करें, मैं सिमरन से बात करूंगी। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को अपनी ही बहनें समझता हूँ, लेकिन सिमरन की आज की हरकत ने मुझे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा करके रख दिया है। वो तो मुझसे यूं हाथ छुड़ा के भागी जैसे मैं कोई बहुत ही बुरा आदमी हूँ। मैंने दिव्या के सामने अपना किरदार बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वो मुझसे उल्टा माफियाँ मांगने लगी। कहने लगी कि बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है, चले छोड़े ऋतिक इस बात को। दिव्या को समझा बुझाकर मैं कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ जैसे का तैसा फैला पड़ा हुआ था, क्योंकि शायद सिमरन दूसरे कमरे में चली गई थी। मैंने किचन से खुद ही खाना लिया और दिव्या के साथ कमरे में बैठकर खाना खाने लगा। मैंने कहा, अब देखो, मुंह सुझाए तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है। मैं खुद ही तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। दिव्या तो मुझसे शर्मिंदा हुए जा रही थी। खाना खाने के बाद मैंने दिव्या को दवाई खिलाई। दवाई में मैंने एक नींद की गोली भी शामिल कर दी थी, जिसे खाते ही दिव्या गहरी नींद सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब दिव्या उठने वाली नहीं है तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। सामने कमरे के दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा, सिमरन, दिव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो तुम्हें बुला रही है। मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं वैसे ही दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वो कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मेरा ये कहना था कि फौरन से कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। जैसे ही दिव्या कमरे से बाहर जाने लगी, मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया और ख़ुद भी कमरे के अंदर चला गया और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। ये देखकर सिमरन की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, ऋतिक भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कौन सा भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ। वो तो मैंने तुमसे इसलिए कह दिया था कि तुम मुझे भाई कहकर बुलाया करो, ताकि तुम लोगों के विश्वास को मैं जीत सकूं। तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे वैसे ही पागल कर रखा है। बड़े बहानों से तुम्हें मैंने यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर तो सिमरन की रंगत और भी उड़ी थी। कहने लगी, शर्म करें, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं जो अपना गंदा इरादा लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था, उसे पूरा करने में कामयाब हो चुका था।
मेरे सामने वो हाथ जोड़कर रोती रही, बिलबिलाती रही, मेरी विनती करती रही कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसे बर्बाद करके रख दिया था। अब वो सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी वो सब कुछ दिव्या को बता देगी। मैंने उसे धमकाना शुरू किया। मैंने कहा, देखो, अगर तुमने अपनी जबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम अगर ये बात सबको बताओगी तो मेरे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी पर भी एक बदनुमा दाग लग जाएगा। अभी तो ये बात तुम्हारे और मेरे बीच है, भला इसी में है कि तुम अपनी जबान बंद रखो। वो बस रोए जा रही थी। मैं उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर सो गया था। अगली सुबह सिमरन को तेज बुखार हो चुका था। दिव्या ये देखकर बेहद परेशान हो गई। कहने लगी, ये तो खुद ही बीमार पड़ गई, मुझे क्या संभालेगी। अब दिव्या हल्का हल्का खुद ही चलने लगी थी। मैंने कहा, ऐसा करो, इसे घर भिजवा दो और अपनी छोटी बहन को बुला लो, वो तुम्हारी देखभाल करने लगेगी। मेरी दिलचस्पी अब सिमरन से ख़त्म हो गई थी। अब उसे छोटी बहन पायल में होने लगी थी, जो सिर्फ 17 साल की थी। मेरी बेवकूफ़ पत्नी मेरी ये बात भी मान गई। मैंने फ़ोन मिलाकर दिव्या को पकड़ा दिया। फ़ोन पर मेरे ससुर थे। दिव्या कहने लगी कि सिमरन को बुखार हो गया है, आप इसे ले जाएं और ऐसा करें पायल को भेज दें, क्योंकि मेरा पैर तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है कि मैं घर को संभाल सकूं। लेकिन ये बात जब सिमरन को मालूम हुई तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, पायल यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ और अपनी छोटी बहन पायल को भेज दो, वो घर संभाल लेगी। सिमरन मेरे इरादों से जानकार हो चुकी थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी। बुखार में भी उठकर काम करने लगती, कहने लगती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी सिमरन ने पायल को नहीं आने दिया था। कुछ दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। सिमरन खाना बना रही थी। मैंने सिमरन को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मेरी इस हरकत पर सिमरन ने ना जाने कब शेल्फ से छुरी उठाई और मेरे हाथ पर मार दी। मेरे हाथ में गहरा कट लग गया था। मैं फौरन से पीछे हट गया। मेरे जख्म से खून बहने लगा था। मैंने उसे गुस्से से कहा, पागल लड़के, ये क्या किया तूने। वो कहने लगी, आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी तुम्हें। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। पहली बार मुझे सिमरन का ये जुनून देखकर डर आया था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला आया, लेकिन मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा भी था। मेरा जख्मी हाथ देखकर दिव्या मुझसे वजह पूछने लगी। कहने लगी, आपके हाथ को क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, फौरन से सिमरन कमरे में आ गई। कहने लगी, दीदी, मैंने तो इनसे कहा था कि मैं खुद काम कर लूँगी, लेकिन ये कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, इसलिए सलाद काटने लगे। अब देखिए ना, इन्हें कहाँ ऐसे कामों की आदत है, अपना हाथ कटवा कर बैठ गए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सिमरन ने मुझे हैरान कर दिया था। उसने मेरी ही चाल मुझ पर चल दी थी। मैंने उसे गुस्से से घूर कर देखा, लेकिन वो बिल्कुल बेअसर खड़ी थी। दिव्या मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको क्या ज़रूरत थी, देखें कितना गहरा जख्म कर लिया आपने। फिर सिमरन से कहने लगी, जरा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ा दो। उसने दराज से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और दिव्या को पकड़ा दिया। मैंने औरत का बस एक ही रूप देखा था और वो था कमज़ोर और बेबस। औरत को बेबस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत की बेबसी, मजबूरी देख देख कर उससे मज़े उठाता था, लेकिन मैं नहीं जानता था औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है। खैर, 3 दिन तो मैंने सिमरन से कुछ नहीं कहा और अपना जख्म ठीक होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैं सोच चुका था कि मैं अब आगे उसके साथ क्या करूँगा। वो एक कमज़ोर सी लड़की है और मेरा मुकाबला कर भी नहीं सकती थी। जैसे ही मेरा जख्म कुछ ठीक हुआ, मैंने रात के समय सिमरन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँगा। मैं समझा था कि मेरी ये धमकी हर बार मेरे काम आएगी और मैं इस बात का फ़ायदा उठाता रहूँगा, लेकिन इस बार कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला था। मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा धीरे धीरे बजाता रहा और उसे धमकियाँ भी देता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। आखिरकार मैं मायूस होकर अपने कमरे में आ गया और लेट गया, लेकिन मुझे सिमरन पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन मैंने दिव्या से कहा, देखो दिव्या, काफ़ी दिन से सिमरन ही तुम्हें संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी, उसे घर भेजकर पायल को बुलवा लो। लेकिन सिमरन फिर से कहने लगी कि पायल की पढ़ाई का नुकसान होगा, मैं हूं ना आप लोगों की सेवा करने के लिए।
इस बार भी उसने मेरी दाल नहीं गलने दी थी, न पायल को बुलाने दे रही थी और न ही मुझे मौका दे रही थी कि मैं उससे ही अपना दिल बहलाऊं। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब सा भारीपन आने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सी सवार होने लगती थी। उस दिन भी मैं लेट गया था, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं थी। अपनी इस हालत से तंग आकर मैं एक करीबी क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। मैंने वो दवाइयाँ खाना शुरू कर दी। मैं वो दवाइयाँ खाता तो एक गहरी नींद में चला जाता, लेकिन उसके बाद मैंने एक बात और महसूस की कि मेरी सेहत दिन ब दिन अब गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जरा सा चलता तो मेरा सांस फूलने लगता था, मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगते थे। मैं अब रेगुलर डॉक्टर से इलाज करवाने लगा तो मालूम हुआ कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये जानकर मैं सिमरन पर चिल्ला उठा था, लेकिन वो हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। मैं बेबसी से बस सिमरन को देखता रह गया, कुछ भी नहीं कर सका। अगले ही महीने सिमरन और रोहित की शादी है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, दोनों में मोहब्बत भी थी। सिमरन ने रोहित को सब कुछ बता दिया है, तब भी रोहित सिमरन को अपनाने के लिए तैयार है। सब मर्द हवस के पुजारी नहीं होते, कुछ मोहब्बत के पुजारी भी होते हैं। दिव्या को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और दिव्या ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। उसने मुझसे तलाक ले ली है। मैं इस समय अस्पताल में हूँ और जहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। मैं रोज रोता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। सिमरन से और दिव्या से भी माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन किसी ने मुझे माफ़ नहीं किया है। मैं दिन ब दिन मौत के करीब हो रहा हूँ और मेरी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, क्या ऋतिक माफ़ी के लायक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। जाते जाते दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके कमेंट्स से मुझे पता चलता है दोस्तों कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं या नहीं, और जिससे कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं